नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया में। जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे उसको जारी रखते हुए आज हम पुनः चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मतदान प्रक्रिया पर। तो जो मतदान प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वह संसद भवन में, नई दिल्ली में संसद भवन में और सभी राज्यों के असेंबली सचिवालयों में संपन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य अपने राज्य में उपस्थित नहीं है या अपने जहां निर्धारित स्थान है उस पर वोटिंग नहीं कर पाता है, और सपोज दैट जैसे कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में उस निर्वाचक मंडल का सदस्य है और वह दिल्ली में उपस्थित है, तो ऐसी सूचना दिए जाने पर उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, दिल्ली में वह मतदान कर सकता है। यहीं जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं यानी एमएलए यानी विधायक, उनके लिए जो मतपत्र होता है, बैलेट पेपर होता है, वह पिंक बैलेट पेपर होता है और प्रत्येक बैलेट पेपर पर उनके मत का मूल्य, जैसे उत्तर प्रदेश के किसी विधायक का मत का मूल्य 208 उसके पिंक बैलेट पेपर पर अंकित होगा, जो उत्तर प्रदेश के विधायक को प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे ही जैसे दिल्ली के विधायक के मत का मूल्य 58 उसके बैलेट पेपर पर, वह भी पिंक बैलेट पेपर होगा। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के जो बैलेट पेपर प्राप्त होते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, वे सभी पिंक बैलेट पेपर हैं, तो उस पर 58 अंकित होगा। इसी प्रकार संसद सदस्यों के बैलेट पेपर का कलर ग्रीन होता है, यानी उनका ग्रीन बैलेट पेपर है। ग्रीन बैलेट पेपर पर उनके मत का मूल्य 700 अंकित रहता है। तो इससे जो मत मूल्य और की गणना करने में सुविधा रहती है। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 के अनुसार निर्वाचक चाहे तो किसी एक सदस्य को या एक प्रत्याशी को, सदस्य मतलब जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी है उसको वोट कर सकता है, या फिर एक से अधिक प्रत्याशी होने पर वह चाहे तो प्रेफरेंस के अनुसार वोटिंग कर सकता है। तो प्रेफरेंस में वोटिंग करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। उनमें जैसे कि भारतीय संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप प्रेफरेंस में वोटिंग कर सकते हैं, या आप रोमन डिजिट्स जो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके वोटिंग कर सकते हैं, या किसी भी भारतीय भाषाओं में जिस तरह से डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह के अंकों में वोटिंग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप केवल और केवल अंकों में ही वोट कर सकते हैं। यानी यदि आप निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं तो आपका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ही वोटिंग करेंगे। वोटिंग अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे हम विधायकों का चुनाव करते हैं राज्य विधानसभा के लिए, हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं जो आम चुनाव के द्वारा चुनकर जाते हैं, तो राष्ट्रपति निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष वोटिंग नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि, संसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों में यही लोग आते हैं, ये वोटिंग करते हैं। तो ये इस प्रकार से 3 मानकों के रूप में वोटिंग कर सकते हैं। यदि एक ऐसे शब्दों में लिखा जाएगा या 1ONE ऐसे करके वोटिंग की जाएगी तो वह बैलेट पेपर या वह मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा तथ्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो यह लिखने में सक्षम नहीं है, 1, 2, 3 ऐसा लेखन नहीं जानता है, इस तरह से वोट करने में सक्षम नहीं है या नहीं करना आता है, तो वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जैसा भी बताएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसी प्रकार से उसका वोट रिकॉर्ड करेगा, बोलकर बता देगा कि ये प्रत्याशी को ये प्रेफरेंस देनी है, ये प्रत्याशी को ये प्रेफरेंस देनी है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वैसे ही उनका वोट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 के तहत धारा 62 का क्लॉज 5 यानी सेक्शन 62 क्लॉज 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो जेल में है वह
वोटिंग नहीं कर सकता। कोई निर्वाचक मंडल का सदस्य जेल में है, किसी जेल अथॉरिटी या कैद के अंतर्गत है, तो वह वोटिंग नहीं कर सकता। इसी में यह मेंशन किया गया है कि यदि कोई निर्वाचक मंडल का सदस्य प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, निवारक निरोध कानून के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, निवारक निरोध उसका किया गया है, तो वह वोटिंग कर सकता है, बशर्ते कि उसके संबंध में कि कोई व्यक्ति किस राज्य के अंदर निवारक निरोध में है, उस राज्य की सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, या केंद्र सरकार के द्वारा है तो केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इससे अवगत कराए। इसके पश्चात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाक द्वारा उनको मत पत्र प्रेषित करेगा, भेजा जाता है, मत पत्र भेजा जाता है, वह उसमें वोट करते हैं और उनका सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर वेरीफाई करने के बाद उनका वोट किया हुआ मान लिया जाता है, तो वोटिंग हो जाती है। तो इसके बावजूद जब संपूर्ण मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो बैलेट बॉक्स जहाँ जहाँ जिस स्थान पर वोटिंग हुई है वहाँ से सभी बैलेट बॉक्स कलेक्ट करके दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में भिजवा दिए जाते हैं और वहाँ सुरक्षित रख दिए जाते हैं कि जब तक मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। फिर निर्धारित डेट पर मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मतगणना संपूर्ण होने के बाद जो भी प्रत्याशी निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, और उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर देने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त CEC जैसे अभी राजीव कुमार हैं और एक कोई अन्य चुनाव आयुक्त हैं जैसे अभी अनूप चंद्र पांडे, इन दोनों ने अभी भी जब द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ है तो इन्होंने जॉइंटली उसको साइन किया है, जो उस सर्टिफिकेट को साइन किया है जो द्रौपदी मुर्मू जी को एक निर्वाचित प्रत्याशी के रूप में प्रदान किया गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा CEC राजीव कुमार तथा EC अनूप चंद्र पांडे के द्वारा जॉइंटली साइंड एक सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो यह किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। फिर उस सर्टिफिकेट को अभी होम सेक्रेटरी को भिजवाया गया है। होम सेक्रेटरी उसके पास भिजवाने के बाद वह 25 जुलाई 2022 को यानी 25 जुलाई 2022 को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें उसको पढ़ा जाएगा, रीड किया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है प्रत्याशी। और धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कोटे की चर्चा करेंगे।